उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल है जी, वाई वेस्टर्न मीडिया हेट्स हिंदू नरेंद्र मोदी वेस्ट बंगाल रिजल्ट। और ओपी इंडिया की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन वीडियो का लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, मैं भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुदरी, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। अगर आपको याद हो तो 2024 के लोकसभा चुनावों के पहले कांग्रेस के विदेशी नेता सैम पित्रोदा ने एक ट्वीट में 50 हेडलाइंस को शेयर करते हुए कहा था कि देखो विदेशी मीडिया मोदी के बारे में क्या सोचती है। ये सारी हेडलाइंस दुनिया के कथित प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे टाइम मैगजीन, ब्लूमबर्ग, रॉयटर्स, डॉचे वेले, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे संस्थानों की थी। ये हेडलाइंस मोदीज टेंपल ऑफ लाइज से शुरू होकर प्रोग्रेसिव साउथ इज रिजेक्टिंग मोदी एंड द मदर ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट इन गुड शेप और नरेंद्र मोदीज हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट इज एस्केलेटिंग इट्स अटैक ऑन सिविल राइट्स तक लिखी गई थी। और आज जब 2026 में पश्चिम बंगाल में पहली बार और असम में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, तब भी इन सभी मीडिया संस्थानों की भाषा जस की तस दिख रही है। अल जजीरा ने हेडलाइन लगाई कि व्हाट मोदीज बिग विन इन इंडियन स्टेट इलेक्शंस कुड मीन फॉर इट्स डेमोक्रेसी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने हेडलाइन लगाई अ वन पार्टी इंडिया व्हाई नरेंद्र मोदी हैज नो राइवल लेफ्ट। न्यूयॉर्क टाइम्स तो रुका ही नहीं, इसके बाद एक और हेडलाइन लगाई कि मोदीज हिंदू नेशनलिस्ट कॉन्कर अ बेस्टियन ऑफ इंडियाज ऑपोजिशन। इसके बाद एक और हेडलाइन लगाई कि इंडियाज इलेक्शंस डिलीवर एन अपसेट, व्हाट टू नो। इसके बाद इकोनॉमिस्ट ने लिखा इन बोथ वेस्ट बंगाल एंड असम द बीजेपी वन अ बिग शेयर ऑफ हिंदू वोटर्स इन पार्ट्स बाय स्टीयरिंग अप फियर ऑफ मुस्लिम। मैं इसके आगे आपको क्रम से एक दर्जन कम से कम हेडलाइंस गिनवा सकता हूं जिसमें इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया। नरेंद्र मोदी और उनकी लीडरशिप के लिए यह एक बड़ी राजनीतिक सफलता थी। पश्चिम बंगाल की जीत, भारतीय जनता पार्टी की यह जीत बहुत ऐतिहासिक थी। उनके हजारों कत्ल किए गए वर्कर्स की याद को समेटे ये जीत एक इमोशन थी। इस जीत में वो सब कुछ था जो किसी राजनीतिक अभियान में मिलने वाली सफलता में होता होगा। लेकिन इन मीडिया संस्थानों का सवाल या विश्लेषण इस जीत के अन्य अवयवों को समझने या उसको समझाने से कहीं ज्यादा इस जीत के अधिनायक नरेंद्र मोदी को टारगेट करने के लिए था। Looks like Narendra Modi opening up his legs to Israel. Congratulations. और मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि राजनीति में एक नेता कभी भी क्रिटिसिज्म से बच नहीं सकता और उसे बचना भी नहीं चाहिए। लेकिन इस वीडियो में मैं समझने की यह कोशिश करूंगा कि जो बीते एक हफ्ते से ज्यादा के वक्त में हुआ, जो बीते एक साल में हुआ, जो बीते एक दशक में हुआ, क्या उसे सिर्फ एक राजनीतिक आलोचना तक सीमित करके देखा जाना चाहिए या यह कहे जाने की जरूरत है कि जब नरेंद्र मोदी को हर विदेशी लेख में हाइफन के साथ हिंदू नेशनलिस्ट लिखा जाता है तो उसके पीछे एक बहुत प्रगाढ़ घृणा होती है जिसमें बौद्धिकता के आवरण से और भाषा के फैंसी होने की चाशनी में डुबोकर मीठे जहर की तरह बेचने का प्रयास किया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। एक शेर है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी जिसको भी देखना हो कई बार देखना। लेकिन पश्चिमी मीडिया ने नरेंद्र मोदी को एक बार एक फिट खांचे के अंदर देखा और उसके बाद कभी उसने अपने उस खांचे को बदलकर कुछ और देखने की कोशिश ही नहीं की। साल 2002 में गोधरा की घटना के बाद पश्चिमी मीडिया को भारत और हिंदुओं के खिलाफ अपनी घृणा को प्रकट करने का जरिया नरेंद्र मोदी के रूप में मिल गया। उनकी कैची हेडलाइंस के लिए उन्होंने थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आने वाला एक स्ट्रॉन्ग मैन गढ़ लिया। अगले एक दशक में नरेंद्र मोदी ने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात की पर कैपिटा इनकम 162% से ज्यादा बढ़ाई। 1970 से 2001 तक गुजरात का नेशनल जीडीपी में शेयर 6.7% से 6.4% तक घट गया था। 2001 के बाद अगले 2 दशक में गुजरात का नेशनल जीडीपी में शेयर 8.1% पहुंच गया। पूरे देश ने नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल को एक्सेप्ट किया, उन्हें पूर्ण बहुमत से अपना प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन बीबीसी अपने हैंगओवर से नहीं निकल पाया। 2011 में उसने हेडलाइन लगाई कि नरेंद्र मोदी अलाउड गुजरात 2002 एंटी मुस्लिम राइट्स।
मोदी की जीत के बाद बीबीसी की हेडलाइन थी इंडियन इलेक्शंस, नरेंद्र मोदी हेल्स लैंडमार्क विन, और रिपोर्ट में लिखा था कि मेनी इंडियंस स्टिल हैव प्रोफाउंड कंसर्न ओवर मिस्टर मोदी बिकॉज ऑफ क्लेम्स ही डिड लिटिल टू स्टॉप कम्युनल राइट्स इन गुजरात इन 2002 when he was first minister in the state. At least 1000 people died, most of them Muslims. यानी कि आज भी लोगों को सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोदी ने गुजरात दंगों के समय दंगों को रोकने के लिए बहुत कम प्रयास किया था, जबकि सच यह था कि पिछले एक दशक में देश का सबसे विकसित राज्य गुजरात बनाने के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर अधिकतर भारतीयों ने 2014 में उन्हें अपना प्रधानमंत्री चुना था, लेकिन बीबीसी अपने खांचे से कभी बाहर नहीं निकल पाया। 2024 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले भी बीबीसी ने मोदी द इंडिया क्वेश्चन नाम से एक डॉक्यूमेंट्री निकाली, जिसका मूल उद्देश्य उसी दर्शकों को पुराने रेटोरिक को दोबारा से जिंदा करके देना था, जिसके जरिए नरेंद्र मोदी का नाम उनके लिए एक पंचिंग बैग की तरह बना रहे। 2014 में मोदी की जीत के बाद सीएनएन ने भी हेडलाइन लगाई कि हिंदू नेशनलिस्ट नरेंद्र मोदी क्लेम्स विक्ट्री एज इंडियाज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। 2019 में टाइम मैगजीन ने भी सेम किया, नरेंद्र मोदी के नाम से डिवाइडर इन चीफ की कवर स्टोरी की, सेम पैटर्न, सेम वर्डिंग, सेम नैरेटिव। मैं कई बार सोचता हूं कि इतने समय में क्या इनके पास नरेंद्र मोदी को पोर्ट्रे करने के लिए कोई नया शब्द या कोई नया फ्रेज नहीं बन पाया। सारी क्रिएटिविटी नरेंद्र मोदी को कट्टर हिंदूवादी साबित करने में ही खर्च हो रही है। मैंने जितनी हेडलाइंस आपको बताई हैं, उन सब की स्टोरीज को आप खोलिए, आपको पता चलेगा कि उन सभी में नरेंद्र मोदी को एक मूर्ति, एक आकार के तौर पर गढ़े जाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें एक ऐसी छवि बन जाए जो आज नहीं, आज से 100-200 साल बाद भी अगर कोई जानना चाहे कि नरेंद्र मोदी नाम का एक व्यक्ति था, उसकी कहानी क्या है, तो सिर्फ उसे यही पता चले कि एक राजनेता जो गुजरात का मुख्यमंत्री और भारत का प्रधानमंत्री था, और वो मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन था, और उसने 2002 के दंगों में मुसलमानों को मरने दिया था। सिर्फ इतनी सी कहानी के तौर पर इस देश के सबसे सफल और पब्लिकली क्रेडिबल पॉलिटिशियन को एक खांचे में समेट देने की योजना इन तमाम पश्चिमी मीडिया संस्थानों की एक लंबे वक्त से चली आ रही है। और अगर आप देखेंगे तो 2001 के पहले बंगाल का नेशनल जीडीपी में शेयर गुजरात से 40% ज्यादा था। नरेंद्र मोदी के टेन्योर में यही चीज पलट गई, गुजरात का नेशनल जीडीपी का शेयर बंगाल से 40% ज्यादा हो गया। नरेंद्र मोदी ने गुजरात को अर्थव्यवस्था और इंफ्रा का मॉडल बनाया। जब वो प्रधानमंत्री बने तो भारत ने पहली बार अपने गांवों को इंडस्ट्रियल एरिया में तब्दील होते हुए देखा। लैंडलॉक्ड कहे जाने वाले यूपी ने सबसे अच्छी कनेक्टिविटी हासिल की और इतना बड़ा स्टेट बना। और इस टाइम में ममता बनर्जी का बंगाल इंडस्ट्रीज का म्यूजियम बन गया। लेकिन अब इसी विदेशी मीडिया की बेईमानी का आलम देखिए कि 2026 में ममता की हार के बाद बीबीसी हेडलाइन लगा रहा है कि इंडियाज फायर्सेस्ट फीमेल पॉलिटिशियन फेसेस अ फाइट फॉर सर्वाइवल। बॉडी टेक्स्ट में ममता की कॉटन की सफेद साड़ी और फीते वाली हवाई चप्पल की चर्चा हो रही है। कहीं सवाल ही नहीं है कि संदेश खाली की महिलाओं के साथ क्या हुआ, मुर्शिदाबाद में मुसलमानों ने हिंदुओं को क्यों मारा, बांग्लादेशी घुसपैठ क्यों बढ़ी, पूरे बंगाल की इंडस्ट्रीज तबाह होकर पूरे स्टेट को करप्शन का मॉडल क्यों बना दिया गया। ये सवाल नहीं पूछा गया। लेकिन जब ममता को नरेंद्र मोदी ने हरा दिया तो न्यूयॉर्क टाइम्स की चिंता हो गई कि भारत वन पार्टी सिस्टम बन जा रहा है, जबकि आज भी दुनिया की सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज भारत में ही चुनाव लड़ती हैं। एक विधानसभा में आज भी 15 से ज्यादा कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं। वाराणसी में 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के खिलाफ 41 कैंडिडेट्स के नामांकन दाखिल हुए थे। इसके बावजूद न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक और हेडलाइन लगाई कि मोदीज हिंदू नेशनलिस्ट कॉन्कर अ बेस्टियन ऑफ इंडियाज अपोजिशन। तीसरी हेडलाइन लगाई कि इंडियाज इलेक्शन डिलीवर एन अपसेट। सोचकर देखिए, इस देश के तीसरे टर्म के प्रधानमंत्री को हिंदू नेशनलिस्ट का प्रधानमंत्री कहकर संबोधित करके सीमित किया जा रहा है। यह खांचे में फिट करके अपने लिए हेट मैग्नेट तैयार करने से अधिक और कुछ नहीं है। इसी वन पार्टी वाले आर्टिकल के अंदर न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि बंगाल जीतने का मतलब है कि अब भाजपा संविधान बदल सकती है, क्योंकि राज्यसभा में अब ये 1/3 बहुमत के करीब है। एक इलेक्शन जीतने को भाजपा के लिए गुनाह बना रही है पश्चिमी मीडिया। यही मीडिया थी जिसने इमरजेंसी लगाने वाली इंदिरा गांधी को आयरन लेडी का तमगा दिया था, और उनके बेटे राजीव गांधी जिन्होंने सिखों के नरसंहार के बाद बयान दिया था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ा बहुत तो हिलती ही है, उनको इसी पश्चिमी मीडिया ने मिस्टर क्लीन, अ ग्रेट कंसिलिएटर और 21st सेंचुरी विजनरी जैसे तमगे दिए थे।
लेकिन नरेंद्र मोदी से इस पूरी मीडिया इकोसिस्टम की नफरत कभी कम ही नहीं हुई। यहां तक कि इस समय नॉन अलाइनमेंट के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो नरेंद्र मोदी ने सबसे मजबूती से उस पॉलिसी पर इंडिया को चलाया है। दुनिया के अधिकतर राष्ट्राध्यक्षों के साथ उनके संबंध भारत के इतिहास के बाकी प्रधानमंत्रियों से बेहतर है। भारत डिप्लोमेटिकली सबसे ज्यादा ताकतवर है। इंडिया की इकोनॉमी बूम कर रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वेस्टर्न मीडिया सरकार की पॉलिसी को बंगाल या असम के चुनाव में जीत का कारण नहीं बता रही है, एक्सप्लेन करने में यूज नहीं कर रही है। लगभग हर मीडिया संस्थान की हेडलाइन और बॉडी टेक्स्ट में हिंदू नेशनलिस्ट की जीत को किसी गुनाह की तरह और इस जीत से मुसलमानों की पीड़ा व्यथा कितनी बढ़ जा रही है उसी की कहानी के तौर पर परोसा जा रहा है। और अगर किसी को लगता है कि ये लोग किसी तरह के सेक्युलर या डेमोक्रेटिक व्यूज के बड़े पैरोकार हैं तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। दरअसल अमेरिकन और ब्रिटिश व्यू पॉइंट के गुलाम इन लोगों से हजम नहीं होता कि एक वक्त पर जिस धरती का उन्होंने शोषण किया वो लोग आज अपने पैरों पर न सिर्फ खड़े हो रहे हैं बल्कि उनसे तेज दौड़ भी रहे हैं। इसी का नतीजा था कि जब भारत ने अपना चंद्रयान 3 लॉन्च किया तो पैट्रिक क्रिस्टिस नाम के एक ब्रिटिश पत्रकार ने कहा कि जब आज भारत ये सब कर ही ले रहा है तो लगे हाथ यूनाइटेड किंगडम की $2.4 बिलियन की एड मनी लौटा देनी चाहिए। सोचकर देखिए अगर उसके अंदर वो नफरत नहीं होती तो उसे यह बात याद रहती कि ब्रिटिशर्स ने $45 ट्रिलियन भारत से लूटे थे और ये एक व्यक्ति की बात बाहर निकलकर सामने आ गई। इस बात को समझना होगा कि हर वो शख्स जो पश्चिमी दुनिया से ताल्लुक रखता है, मीडिया से ताल्लुक रखता है और उसे भारत के बारे में ओपिनियन देने का मौका मिलता है तो उसके दिल से इसी तरह की घृणा का प्रवाह होता है। नरेंद्र मोदी को इसे झेलना होगा, हर हिंदुस्तानी को इसे झेलना होगा, क्योंकि इनकी घृणा ने इन्हें वास्तविकता से दूर कर दिया है, इनकी बौद्धिकता को भ्रष्ट कर दिया है। ये इतने आइडियोलॉजिकली पैरालाइज्ड और इंटेलेक्चुअली करप्ट हैं कि पिछले एक दशक में दुनिया के करीब 30 देशों ने नरेंद्र मोदी को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच में कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने खुलकर कहा कि भारत ही इस युद्ध के बीच मध्यस्थता कर सकता है। पिछले 10 वर्षों में भारत की पूरी इमेज जिस स्केल पर चेंज हुई है उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट भारत के पास है, सबसे बड़ा डेटा पूल भारत के पास है, लेकिन उसको लीड करने वाले आदमी के बारे में जब इनकी कलम चलती है तो उनकी स्याही 3 दशक पुरानी घृणा के रंग में ही निकल के सामने आती है। जिस पश्चिम बंगाल के चुनाव की जीत को ये भारत के लोकतंत्र पर खतरा बता रहे हैं, वन पार्टी रूल का आरोप गढ़ रहे हैं, दरअसल समस्या इनको यह है कि एक एक करके भारत में इनके सेफ हेवन खत्म हो रहे हैं। इनके आइसोलेटेड और अनपॉपुलर सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक आइडियाज आज एक्सपोज हो रहे हैं। भारत में जो नरेंद्र मोदी का आलोचक भी है उसको भी दिखाई दे रहा है कि यह आलोचना से अलग कुछ है, उससे कहीं अधिक है। वो भी आज सोच रहा है क्या ये कहीं घृणा से उपजी हुई कोई विचारधारा तो नहीं है। और इनकी मोरल सुपीरियरिटी की आदत ही इनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। हेडलाइंस में कॉन्स्पिरेसी बेचना इनका सबसे बड़ा धंधा है। जब भारत की बात हो तो कोई भीड़ भरी सड़क या सर पर पानी का मटका लिए एक महिला की तस्वीर से आगे इनकी सोच जा ही नहीं पाती है। यह समझना होगा कि पश्चिमी मीडिया मोदी पर इस तरह की भाषा सिर्फ इसलिए नहीं लिखता है कि वह सिर्फ उनके विचारों से असहमत है, बल्कि इसलिए कि वह मोदी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखता है जिसे वो अपनी कॉलोनियल माइंडसेट की सुपीरियरिटी से जन्मी कथित आधुनिक उदार और लोकतांत्रिक नैतिकता के भीतर फिट नहीं बना सकता। इसीलिए नरेंद्र मोदी की हर जीत को वो जीत नहीं बल्कि एक खतरा बनाकर पेश करने की कोशिश करता है। पश्चिम की मीडिया को यह समझना होगा कि उसका लेंस काफी पुराना और धुंधला हो गया है। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर, जैक फेल डाउन एंड ब्रोक हिज क्राउन एंड जिल केम टम्बलिंग आफ्टर, लाला लाला से बाहर निकलना होगा। ओपिनियन में ओरिजिनलिटी लानी होगी, उसे और सब्जेक्टिव बनाना होगा और यह एक्सेप्ट करना होगा कि नरेंद्र मोदी जिस सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं उस पर कीचड़ उछालने की कोशिश कोई 1-2 दशक या 1-2 सदी से नहीं हो रही है। तुम्हारे पुरखों की पीढ़ियां जब पत्तों से बदन ढकना सीख रही थी तब इस संस्कृति ने अलंकार और आभूषण की डिजाइन बनाना शुरू कर दिया था और यह लड़ाई उतनी ही पुरानी है। हिंदू नेशनलिस्ट इस कदर लिखते हैं कि मानो वो कोई गुनाह हो। इसे लिखने से इन लोगों को लगता है कि इससे नरेंद्र मोदी या उनकी आइडियोलॉजी में मानने वाले लोग किसी तरह की आत्मग्लानि में चले जाएंगे। तो उन्हें समझना होगा कि हिंदू धर्म ही इस राष्ट्र की फिलॉसफी मानने वाली इकलौती सिविलाइजेशन है। और मुझे नहीं याद पड़ता कि इन्होंने किसी मुस्लिम के लिए या क्रिश्चियन के लिए इस शब्द का उपयोग किया हो कि मुस्लिम नेशनलिस्ट या क्रिश्चियन नेशनलिस्ट, क्योंकि वहां इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं मिल सकता। क्रिश्चियन के पास जाएंगे तो उसके दिल में नेशनलिज्म से ज्यादा रेसिज्म भरा होगा। जिन अमेरिकन और ब्रिटिशर्स की पूरी एग्जिस्टेंस ही दूसरी सिविलाइजेशंस की रेडिकेशन और एक्सप्लॉयटेशन पर टिकी हो, उन्हें समझना होगा कि अगर धूल चेहरे पर हो तो आईने को साफ करने की वकालत करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और केदारनाथ अग्रवाल जी की पंक्तियों में आखिर में मैं कहना चाहूं तो पश्चिमी मीडिया के इस गैंग को स्वीकार करना होगा कि जो जीवन की धूल चाटकर बड़ा हुआ है, तूफानों से लड़ा और फिर खड़ा हुआ है, जिसने सोने को खोदा
का लोहा मोड़ा है, जो रवि के रथ का घोड़ा है, वह जन के मारे नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। जो जीवन की आग जलाकर आग बना है, फौलादी पंजे फैलाए नाग बना है, जिसने शोषण को तोड़ा शासन मोड़ा है, जो युग के रथ का घोड़ा है, वह जन के मारे नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। और थोड़ा जेंजी की जबान में अगर कहें तो तुम जलन बरकरार रखो, यहां जलवा बरकरार रहेगा। पश्चिमी मीडिया की एक लंबी साजिश है, एक लंबे वक्त का इतिहास है जब उसने नरेंद्र मोदी और इस तरह की आइडियोलॉजी में मानने वाले लोगों को टारगेट किया है। हमने कोशिश करी इस वीडियो में आपको कंपाइल करके तर्कवार ढंग से, क्रमबद्ध ढंग से चीजों को समझाया जा सके कि किस तरह से पश्चिमी मीडिया के मन में इस तरह की घृणा भरी हुई है। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको साझा भी कर सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप ऑप इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद। जी बिल्कुल जी, जो बातें इन्होंने की हैं ये तो कह लें कि अक्सर ऐसा होता है कि विदेशी मीडिया जो है वो कोई भी अगर अच्छी परफॉर्म करने वाला लीडर है, हमारे खास तौर पर एशियन कंट्रीज की अगर बात हो और यहाँ पे कोई अच्छा लीडर आ जाता है तो उनकी कोशिश होती है कि किसी न किसी तरीके उसके इमेज को खराब करने की वो कोशिश करते हैं और खराब करके तो उसको कट्टरवाद बताना, इस तरह की चीजें जो है नेगेटिविटी उसके खिलाफ जो है वो कहीं ना कहीं फैलाने की कोशिश करती हैं। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो एक नेता हैं और एक नेता होने के नाते वो इन सब चीजों को जानते हैं कि जो एक नेता होता है उसको क्रिटिसिज्म का सामना तो करना पड़ता है और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जो है उनको क्रिटिसाइज जो है वो किया गया है विदेशी मीडिया की तरफ से, फिर भी अपने मकसद में वो कामयाब होते जा रहे हैं। तो इसका मकसद ये है, इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी जो है वो एक ग्रेट लीडर हैं और वो अपनी आवाम का दिल जीतने में कामयाब हुए। अब इंडियन लोग जो हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो इन चीजों को पिक करते हैं। मैंने देखा है कि इंडिया में कोई शख्सियत परस्ती नहीं है। इंडिया में नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो, कोई भी हो, कांग्रेस है, बीजेपी है, कोई भी है, अगर कोई अच्छा काम करता है तो अवाम उसके साथ खड़ी हो जाती है। अगर कोई गलत कार्य करता है तो अवाम उसके खिलाफ हो जाती है, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो। अब नरेंद्र मोदी ने जो काम किए हैं वो सारी अवाम को नजर आ रही हैं कि भाई कंट्री का एक कह लें कि इमेज अच्छा किया है। डिप्लोमेटिक ताल्लुकात दुनिया में 2014 से पहले के किस तरह से थे और आज इंडिया की जो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं वो दुनिया के साथ किस तरह से, इन चीजों को देखना जरूरी है कि अगर ये कट्टरवाद होता, अगर इस तरह की कोई चीज होती कि ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू लोगों को सपोर्ट करते हैं और हिंदू राष्ट्र जो है वो बनाना चाहते हैं, जो मिनारिटी के लोग हैं उनके साथ जुल्म ज्यादती होता है, उनकी केयर नहीं की जाती और उनको दबाने की कोशिश की जाती है, कहीं ना कहीं उनकी नस्ल कुशी जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। विदेशी मीडिया जो है वो इस तरह की खबरें फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर इस तरह की चीजें होती तो क्या ऐसा होता कि वो तीसरी दफा जो है वो वजीर आजम बने हैं और डिप्लोमेटिक ताल्लुकात बेहतर जो है वो होते दुनिया के साथ, क्योंकि दुनिया तो इन चीजों के ऊपर बड़ा फोकस करती है कि भाई अगर ये कट्टरवाद है तो उसको तो बढ़ावा बिल्कुल भी नहीं देते। लोग जो हैं ऐसे कंट्री को और ऐसे वजीर आजम को लाइक नहीं करते जहां पे खास तौर पर किसी एक कौम के लिए वो अच्छा नजरिया रखे और बाकी मिनॉरिटी के जो लोग हैं उनके साथ गलत चीजें हों। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो है नरेंद्र मोदी ने इन सब चुनौतियों का सामना किया और अपना मकसद जो है उसको छोड़ा नहीं है। और कहते हैं कि इंसान अगर सच्चा हो और इंसान की नीयत ठीक हो तो ईश्वर भगवान जो है वो भी उस बंदे की मदद करते हैं और उसको अपने मकसद में कामयाब करते हैं। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं जिस तरह से बंगाल में बीजेपी की अभी हुकूमत आई है वहां पे वो गए, उस लिबास में वो गए हैं और बड़े अच्छे तरीके से उनका स्वागत भी किया गया है। और उसके बाद विदेशी मीडिया इस चीज के ऊपर क्या कह रहा है? विदेशी मीडिया का ये कहना है कि ममता बनर्जी जो है वो एक हवाई चप्पल में है, एक बहुत ही कह लें कि अच्छी नेता थी, बड़ी आजिजी पसंद वो करने वाली थी और उनके साथ ज्यादती हुई है और वोट जो है कहीं ना कहीं उनका अधिकार बनता था। तो बीजेपी ने कुछ इस तरह की हिकमत अमली करके हिंदू जो बढ़ावा है उस चीज को आगे लेकर आना और ये चीजें करके तो कहीं ना कहीं जो है वो इलेक्शन जीतने में वहां पे कामयाब बीजेपी हुआ। और उसके बाद ये कहा जा रहा है जी कि आप बीजेपी वहां पे आ गए, बंगाल में आप जो दूसरे लोग हैं उनको खतरा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
क्योंकि बंगाल में सिर्फ और सिर्फ क्राइम को ख़त्म करना जो है वो अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। इसके अलावा किसी भी कह लें कि किसी भी सोसाइटी को टारगेट करने की कोशिश नहीं की जा रही। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्राइम जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। जो इल्लीगल तरीके से वहाँ पे बिल्डिंगें हैं, उनका सफाया किया जा रहा है। घुसपैठिए जो हैं, उनको वहाँ से निकाला जाएगा। इसी तरह से असम जो है, वहाँ पे जो चेंज आए हैं, वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने कहा है कि कट्टरवाद जो था वहाँ पे, उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की गई है। कौन वहाँ बने पे हैं? हम कौन बने हैं? सीएम जो बने हैं, उनका नाम नहीं ना ज़हन में। बांग्लादेश, बंगाल में? साम में अच्छा, शाम में। हाँ, वहाँ पे शाम में जो बने हैं, बंगाल में तो शुभेंदु अधिकारी बने हैं ना। हाँ, वहाँ पे तो ये बनी है ना, लेकिन वहाँ पे उन्होंने कहा कि कट्टरवाद खत्म करने की कोशिश की गई। ऐसी जो दरगाहें हैं, ऐसे जो मदरसे हैं, जहाँ पे जहाद या इस तरह की जो चीजें हैं, जो कि मुल्क का नुकसान करने के लिए, हिंसा फैलाने के लिए जो चीजें हैं, वो की जाती हैं। इसी तरह का नाम काफी मुश्किल है उनका। अमानता बिस्वा शर्मा। विश्व शर्मा। हाँ, अमानता जी जो हैं, उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा है कि कट्टरवाद जो है उसको खत्म करना मकसद है और एकता को लेकर आना मकसद है। उन्होंने कहा है कि देखिए कि देश के जितने भी नागरिक हैं वो एक हैं और उनको एक करना जरूरी है। अब देखिए कि यूपी में कौन सा ऐसा मुस्लिम है जी जिसके साथ ज्यादती हो रही है। योगी बाबा का सारे कहते थे कि ये बंदा जो है ये कट्टरवाद है, ये मुसलमानों के खिलाफ है, जब ये सीएम बनेगा तो मुसलमान जो है वो तो खत्म ही हो जाएंगे। पता नहीं, अब वो तो मेरे ख्याल में यूपी में कोई मुस्लिम रहा ही नहीं, वहां पे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कितनी हमने ऐसी उनकी मीटिंग्स देखी हैं जहाँ पे मुस्लिम लोग आए हुए हैं और वो वहां पे गए हैं योगी बाबा जो है। अब पिछले ही दिनों में मैंने देखा कि इंडिया में ना महिलाओं के हवाले से एक योजना चल रही थी। उसमें जितनी भी महिलाएं हैं उनको अपने कारोबार बनाने के लिए सरकार की तरफ से कुछ जो योजना है वो निकाली गई। उसमें माली तौर पर हेल्प किया गया। तो उसमें एक मुस्लिम लड़की आई थी और उससे पूछा गया कि आपको पैसे मिले हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल पैसे मिले हैं और मुझे खुशी हुई है कि एक ऐसे सीएम जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं जो सबको एक जैसा मानते हैं, जो सबको एक नजर से देखते हैं। एक ऐसी लड़की आई जिसने हिजाब किया हुआ था, उससे बोला कि आप हिजाब उतारेंगे? उन्होंने कहा नहीं, नहीं जबरदस्ती उतारा गया, नहीं कहा गया कि आप उतारे ही उतारे। तो इस तरह की चीजें देखने के लिए मिलती हैं कि अभी जो लीडरशिप मौजूद है बीजेपी की, वो इस तरह के कट्टरवाद जो है वो नहीं है। क्योंकि हमारा काम ही वीडियो पे रिएक्ट करना है और हम तो चीजें देखते रहते हैं, जो चीजें हो रही हैं हमारे सामने है। कितना चेंज जो है वो लाया गया है और इस वक्त इंडिया का जो इमेज है दुनिया में वो किस तरह से बना हुआ है ये सारी दुनिया को पता है। साइंस टेक्नोलॉजी हो, उसके बाद क्या नाम है, इकोनॉमी को आप देख लें कि कितना ग्रोथ किया है इकोनॉमी जो है। और उसके बाद आप देख लें कि इंडियन जो लोग हैं उनका किस तरह से वैल्यू जो है वो पूरी दुनिया में पड़ा है। तो ये सारी चीजें जो है, ये डिप्लोमेटिक्स एक ताल्लुकात जो होते हैं ना, ये उनका दर्शाती हैं ये सारी चीजें कि एक इंडियन जो पासपोर्ट है उसका क्या वैल्यू है। तो ये सारी चीजों का एक जिम्मेदार जो होती है वो सरकार होती है और कोई भी सरकार जो है उसकी जिम्मेदारी होती है इन सब चीजों को ठीक करना। तो नरेंद्र मोदी साहब जो हैं ये सारी चीजें उन्होंने ठीक करके दी हैं। बाकी विदेशी मीडिया का आप लोगों को पता है काम है, वो इस तरह की चीजें करते ही रहते हैं। बिल्कुल जी, और यही सारा कुछ है जो इन्होंने कहा है कि ये जितनी भी गिनाए हैं चीज़ें, तो मेन यही है कि इन्होंने कहा कि वीडियो में कि हिंदू नेशनल जो है वो कहा जाता है उनको। तो इस तरह का वर्ड जो है ना प्रॉपर यूज़ किया जाता, मतलब कि ये कि कट्टरवादी मतलब समझ लें कि वो एक किस्म का समझते हैं जितने भी ये न्यूज़ चैनल वाले। वो क्यों समझते हैं, उन्होंने शुरू में बताया कि गुजरात में जो राइट्स हुए थे उनमें जो पहले हत्याएं हुई थी और काफ़ी सारे मैंने यकीन करें पर्सनली कोई ऐसी रिपोर्ट मतलब कि पढ़ी नहीं है, ना ही देखी है कि मुझे पूरी डिटेल पता हो गुजरात राइट्स में क्या हुआ। मैं उस पर इतनी ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन जो कमेंट आते हैं उनमें यही कहा जाता है कि पहले जो है वो ट्रेन पे हमला शायद किया गया था, हिंदुओं पे हमला किया गया था, उसके बाद फिर उन्होंने अपना बदला लिया हिंदुओं ने। तो वो गुजरात में उस वक्त सीएम जो है वो अपना नरेंद्र मोदी जी थे। तो इस वजह से जो है वो उन पे एक ये ठप्पा लगा कि इन्होंने जो है दंगे करवाए और इन्होंने मुसलमानों को मरवाया।
तो बुचर ऑफ गुजरात ये भी मैंने सुना था कि ये टाइटल जो है वो दिया गया उस वक्त। तो पार्लियामेंट में जो है अमेरिका की वाइट हाउस में जो है दाखिला मना था पीएम मोदी जी का बिल्कुल उस वक्त। वीडियो में देखा तो था। ये हमें इतना ही पता है बस, मैंने कोई ज्यादा डिटेल जो है वो नहीं देखी इस बारे में, ना ही जो है वो ज्यादा इस पे और ज्यादा जो है टिप्पणी करूंगा और ना ही घुसूंगा, क्योंकि फिर मैं गलत हो जाऊंगा, क्योंकि पता ही नहीं है एक चीज का। तो जितना पता था, जितना सुना हुआ है कि ये सारे जो है वो चीजें हुई, वो बता दिया। तो उस वजह से जो है वो एक इमेज जो है उन्होंने पेश कर दिया, तो वही चलता आ रहा है अभी तक। हालांकि इंडिया की जनता ने इनको चुन के इनको जो है वो पीएम की कुर्सी पे बैठा दिया। तो पीएम बनने के बाद लोगों या दुनिया के न्यूज़ चैनल को पता चल जाना चाहिए कि वहां की अवाम ही इनको प्राइम मिनिस्टर चाहती है। क्यों चाहती है? जाहिर है कुछ ना कुछ उन्होंने किया होगा बेहतर उनके लिए, तभी चाहती है। इकॉनमी इतनी बेहतर हो गई है, तो अभी जो है वो नैरेटिव जो है वो चेंज कर लेना चाहिए, लेकिन इन्होंने नैरेटिव जो है वो अभी तक चेंज नहीं किया। हालांकि स्टेट अपना भारत को दिए जाते हैं अवार्ड्स, तो ये नहीं देखते कि ऊपर बैठा हुआ प्राइम मिनिस्टर कौन है, किसके गले में डाल रहे हैं। वही प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, जिनके बारे में ये उन्हीं की मुल्क के जो है न्यूज़ चैनल वाले ये ऐसे लिख रहे होते हैं मुख्तलिफ। तो ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ी देखनी चाहिए उनको। और वही बात है कि ये अंदर से खार खाते हैं, जो मैं जो ऑब्जर्व किया है ना, अंदर से खार खाते हैं, बाहर से जो है वो एक किस्म की देते हैं ना, स्टेट अवार्ड दे दिया, कभी कुछ दे दिया, लेकिन अंदर से ये खार खाते हैं कि इंडियंस, ये इंडियंस हमसे ऊपर कैसे, ये गोरे लोग यही सोच रहे होंगे ये हमसे ऊपर कैसे आ रहे हैं, ये तो वही हैं जिन पे हमने कब्जा किया रखा था, जिनको हमने लूटा। आज ये जो है दुनिया को दुनिया की इकानमी बेहतर, मतलब इकानमी में इनका शामिल हो रहा है, सुपर पावर बनते जा रहे हैं, एक उभरती हुई जो है वो इकानमी बन रहे हैं। तो ये किस तरह तरक्की कर गए हैं? अंदर से उनको जो है वो ये तकलीफ है, लेकिन वही बात के देखते हैं कि मार्केट भी अच्छी है, ट्रेड भी इनके साथ फायदा है, उनके मुल्क को फायदा भी है, तो फिर ऊपर ऊपर से जो है वो ट्रेड भी करेंगे। वही बात के दुनिया में ना कोई किसी का जो है वो हमेशा के लिए दोस्त रहता है, ना ही दुश्मन रहता है। तो ट्रेड के थ्रू जो है वो जो दोस्ती एक किस्म की होती है वो चल रही होती है, लेकिन जब मौका मिलेगा इनको अंदर से डसने का तो ये जरूर डसेंगे, क्योंकि ये कभी भी नहीं चाहते कि ये एशिया में से कोई भी उभर के बाहर आए, और खासकर इंडिया को वो देख ही नहीं सकते। वो वही बात इन्होंने जैसे कहा कि इमेज एक पेश करते हैं कि एक औरत है, मटका सर पे उठाया हुआ है, पानी भर के लेके आ रही है कहीं से। तो मतलब कि ये एक इमेज जो है वो पेश की जाती है दुनिया भर में कि इंडिया तो है ही ऐसा, लेकिन उनसे हजम नहीं होता कि इंडिया इकानमी बड़ी होती जा रही है। और वो इकानमी कौन लेके जा रहा है? जिसको वो हिंदू नेशनलिस्ट कहते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो बड़ा डिफरेंस है इन चीज़ों में। तो एक तरफ स्टेट वार्ड दे रहे होते हैं, दूसरी तरफ ये ऐसा कुछ लिख रहे होते हैं, तो अपना फायदा भी देखना चाहते हैं और बीच में जो है वो एक किस्म का डसना भी चाहते हैं। सीधी सी बात है। बाकी जो इन्होंने बातें की हैं वही दोहराई तो वीडियो और लंबी हो जाएगी। वही है ओपिनियन। बिल्कुल जी, सेम ओपिनियन है, लेकिन कहूँगा कि पत्थर उसी दरख्त को जो है वो पढ़ते हैं कि जहाँ पे फल लगा हो। इस वक्त भाई वही बात हो गई कि पहले कोई नहीं जानता था, पहले सब क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन अब जब मोदी ने एक मुकाम पा लिया और वो उस मुकाम पे ऊपर आ चुका है कि पूरी कंट्री को लेकर वो चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें भाई इनसाइड ख़राब होती हैं। हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, इंसान भी परफेक्ट नहीं है, उसमें कहीं न कहीं ग्लिच ज़रूर होगा, कहीं न कहीं ऐसे क्लॉट जो है वो बने होंगे जो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, मैं उनको मेंशन कर रहा हूँ। तो इनसाइड जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं भाई, उनको इनसाइड ही रहना चाहिए कंट्री में। बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो मीडिया के ऊपर जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जो-जो कुछ वो नैरेटिव फैला रहे हैं, वो एक गलत चीज़ है। इन्होंने मेंशन किया है और उन्होंने कहा है कि एक हिस्ट्री में लिखी जाएगी चीज़, और जब भी हिस्ट्री निकाली जाएगी तो ये न्यूज़पेपर्स ये निकल के सामने आएँगे, इतनी-इतनी बड़ी हेडलाइन्स जो हैं, वो दिखाई देंगी और लोग कहेंगे उसको तो पढ़ के, हैं ये बंदा इस तरह का था, मतलब इस बंदे ने ये करवाया, मतलब बहुत ज़ालिम किस्म का बंदा था, मतलब वो हिस्ट्री निकल के आएगी सारी।
तो ये एक नैरेटिव जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं कहूँगा वर्ल्ड वाइड जो है इस बंदे ने अपनी छाप छोड़ दी है। इस बंदे ने करके दिखा दिया है कि मैं कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे काम करने के लिए आया हूँ और सर्व करने के लिए आया हूँ, सर्व करूँगा। वो अपना काम कर रहा है, लेकिन मीडिया यहाँ का हो, मीडिया वहाँ का हो, भाई ये बहनें ही हैं एक किस्म की और इन्होंने इस तरह के बयानात जो है वो देने होते हैं। और आई नो दैट आप भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं उनको फेस कर रहे होंगे, उनको देखते होंगे, सुनते होंगे, ठीक है? और आपको लगता होगा कि हुकूमत सही नहीं चल रही या हुकूमत में ये प्रॉब्लम है, इनको भी रिज़ॉल्व करना चाहिए। और मैंने पहले भी कहा था कि हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, तो कहीं न कहीं ख़ामियाँ जो हैं वो होती हैं, लेकिन वक़्त के साथ-साथ उनको जो है वो क्लियर आउट किया जाता है। और एक अच्छी और डिटेलिंग वीडियो और फ्यूचर के उन खदशात के ऊपर भी थी और मोदी सर को लेकर भी इन्होंने थोड़ा कह लें कि विज़न अपना जो है वो क्लियर दिखाया। और लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में और ये आपकी ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन ओपन होगा जी आपके लिए। इनकी जो वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़। पीस।